नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने एग्जाम वेब ऐप पर और एग्जाम वेब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड है इंडस्ट्रियल रिलेशन का यानी औद्योगिक संबंध का, जिसमें हमने पहले लेक्चर में सिलेबस के बारे में और औद्योगिक संबंध के परिचय और परिभाषा के बारे में समझा था। और आपका एक लास्ट वाला टॉपिक था औद्योगिक संबंध की बदलती हुई अवधारणा। तो आज हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में हम औद्योगिक संबंध के कुछ महत्वपूर्ण विषय या विस्तार क्षेत्र समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में औद्योगिक संबंध से संबंधित जो मुख्य पहलू हैं उनको समझेंगे और औद्योगिक संबंध के उद्देश्य को और इसके बाद में औद्योगिक संबंध के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। अंततः हम एक बार देखेंगे कि औद्योगिक संबंधों का परिप्रेक्ष्य क्या क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं जो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे एग्जाम वेब टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी अपडेट दे दी जाती हैं, तो इसलिए आप लोग यहां से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना देरी किए हुए। देखिए, रिकॉर्डेड आपको सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं वीडियो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपका कोर्स बहुत ही जल्दी पूरा कराना है। और डेमो जो वीडियो है वो कुछ ही दिन यानी 2 से 3 दिन ही आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और बाद में आपको प्रॉपर ऐप पर ही क्लास मिलेगी। तो आप लोग ऐप पर ही आइए और जल्दी से जल्दी कोर्स परचेज करिए जिसने भी अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक ऑफर चल रहा है। आप लोग इंडिया 79 को कूपन कोड यूज करेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सेशन है हमारा वो रहने वाला है इकोनॉमी का। जो अगला सेशन रहेगा वो किसका रहेगा? इकोनॉमी का रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी में भी हम सारी चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे इकोनॉमी को एंड करेंगे। इसके बाद में कुछ दिन बाद क्या रहने वाली है, आपकी क्लासेस जो हैं वो डबल कर दी जाएंगी। अभी एक ही क्लास चलेगी, इसके बाद में कुछ क्लासेस डबल कर दी जाएंगी। तो इसीलिए आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कोर्स परचेज कर लीजिए और साथ ही साथ में तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? औद्योगिक संबंध की बदलती हुई अवधारणा। तो इसका मतलब क्या है कि औद्योगिक संबंध की अवधारणा क्यों बदल रही है? देखिए, इसका भी एक स्तर है, स्तर बाय स्तर ये अवधारणा जो है वो बदलती चली जा रही है। पहले क्या होता था? औद्योगिक संबंध का मतलब सिर्फ मालिक और मजदूर के बीच का सीधा रिश्ता था। जैसे मालिक वेतन देता है, मजदूर काम करता है, तो बस इतना ही रिश्ता था पहले। यानी पहले कैसा संबंध था? प्रत्यक्ष संबंध था। प्रत्यक्ष संबंध का मतलब क्या है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में, किसके किसके बीच में? नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में सीधा सीधा संबंध होता था। नियोक्ता क्या करता था? सैलरी देता था और कर्मचारी काम करता था। तो ये सीधा सीधा संबंध होता था। अब क्या हो गया है? स्तर टू टू आ गया, यानी स्टेज टू आ गई। तो इसमें स्तर द्वितीय में यानी दो में क्या हो गया है? अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया है। अप्रत्यक्ष संबंध से क्या मतलब है? अप्रत्यक्ष संबंध से मतलब है कि अब नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, एचआर आ गए, सुपरवाइजर्स आ गए। तो ये सभी चीजें आना प्रारंभ हो गई हैं। अब इसमें क्या है कि जो कर्मचारी हैं वो भी क्या करने लगे हैं? वो यहाँ पर संगठन बनाने लगे हैं। अब नियोजक भी तो शांत नहीं बैठेगा, वो भी क्या करेगा? वो भी संगठन बनाने लगा है। अब उस संगठन में कुछ भी हो सकता है, जैसे श्रमिकों की समस्याओं का निवारण हो सकता है, प्रबंधन के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। श्रम जो नियोजक के द्वारा संगठन बनाया जाएगा। और जो श्रमिक जो है संगठन बनाएंगे तो वो क्या है कि नियोजक के शोषण के बचने के उद्देश्य से वो जो कर्मचारी हैं या श्रमिक हैं वो संगठन बनाना प्रारंभ करेंगे। अभी इसको आप यहाँ पर समझिएगा। प्रत्यक्ष संबंध तो आप समझ ही गए हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में यानी कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बात की गई है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय नियोक्ता और कर्मचारी, कर्मचारी के बीच के संबंध को सीधे सीधे दर्शाता है कि कर्मचारी क्या कर रहा है? कर्मचारी काम कर रहा है और नियोक्ता क्या कर रहा है? उस काम के बदले उसको वेतन दे रहा है या मजदूरी दे रहा है। सिंपल सी बात है, तो सीधा संबंध हो गया। लेकिन वहीं पर अब क्या आ गया है? अप्रत्यक्ष संबंध। एम्प्लॉयर ने क्या करना है? एम्प्लॉय ने क्या करना स्टार्ट किया है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने, दोनों लोगों ने संगठन बनाना प्रारंभ कर दिए। अब संगठन कैसे? जैसे मान लो प्रबंधन के लिए क्या किया? प्रबंधन करने के लिए नियोजक ने संगठन बनाया और श्रमिकों ने ट्रेड यूनियन बनाना शुरू कर दिया। क्यों बनाना शुरू कर दिया? क्योंकि नियोजक के शोषण से बचा जा सके। नियोजक अगर कोई शोषण कर रहा है, सैलरी कम दे रहा है क्या, या फिर
कोई बोनस है वो टाइम से नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ भी है एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है, उस एक्स्ट्रा काम के रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। तो इन सभी शोषण से बचने के लिए क्या कर दिया है, श्रमिकों ने संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया है। जब श्रमिक संगठन बना रहे हैं तो नियोजक क्यों शांत बैठे, उसने भी संगठन बनाना शुरू कर दिया है। उसने क्या कर दिया, श्रमिकों की समस्याओं के निवारण के लिए प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की व्यवस्था कर दी है। इसके बाद में प्रबंधन की व्यवस्था हो गई, और साथ ही साथ में आपको देखने को मिल रहा होगा एचआर, सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर, ये सभी भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये सभी नियोजक के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि नियोजक डायरेक्ट कुछ नहीं करेगा, वो इनके थ्रू सारे काम कराता है। जैसे सुपरवाइजर हो गया, सुपरवाइजर के नीचे बहुत से लोग काम करेंगे। अब क्या है, वो डायरेक्ट सभी जो लोग काम कर रहे हैं सुपरवाइजर के नीचे उनसे कुछ नहीं बोलेगा, वो सुपरवाइजर को बोलेगा। और सुपरवाइजर क्या करेगा, सुपरवाइजर उन कर्मचारियों को बोलेगा। तो अप्रत्यक्ष संबंध में क्या है, अप्रत्यक्ष संबंध में वो सभी चीजें शामिल हो गई हैं। कौन कौन सी चीजें, जैसे नियोजक, नियोजक का जो यानी एम्प्लॉयर का जो संबंध है वो सीधा अब एम्प्लॉय से ना रहकर किससे हो गया, नियोजक बनाता है मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन करता है। नियोजक क्या करता है, प्रबंधन करता है। अब वो प्रबंधन किसका, ट्रेड यूनियन या फिर हम कह सकते हैं श्रम संघ, श्रम संघ, श्रम संघ। और श्रम संघ इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद में आते हैं श्रमिक। तो अब इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ लोग आ गए हैं, जैसे प्रबंधन आ गया है, श्रम संघ आ गया है, यानी नियोजक और कर्मचारी के बीच में, नियोजक और कर्मचारी यानी श्रमिक के बीच में जैसे श्रम संघ आ गया, प्रबंधन आ गया, तो कुछ लोग आ गए, तो इनका जो संबंध हो गया वो कैसा हो गया, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हैं, हम प्रेसिडेंट इलेक्शन से समझ सकते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे होता है, क्योंकि उस जो प्रेसिडेंट होता है उनको क्या है, जनता वोट नहीं करती है, हम जिनको चुनकर भेजते हैं वो हमारे लिए हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं, इलेक्शन करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो क्या है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, क्योंकि उनकी जो वोटिंग है वो किसके द्वारा की जाती है, जिनको हम चुनकर भेजते हैं उनके द्वारा वोटिंग की जाती है। सिंपल सी बात है ना भाई। अब क्या है, अब एक दूसरा स्तर आया है, यानी जो तीसरा स्तर जिसे हम कह सकते हैं स्टेज थर्ड, वो क्या है, त्रिपक्षीय संबंध की। त्रिपक्षीय संबंध कैसा होता है, त्रिपक्षीय संबंध में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल, आप एक चीज समझिए, थोड़ी सी डिफिनेशन को समझिए। किसी देश के विकास हेतु उद्योगों के विकास पर बल दिया जाए, किसी देश के विकास हेतु, अगर किसी देश का विकास करना है तो उस देश का विकास कैसे हो सकता है, उसकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है या इंडस्ट्री है, उसकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, उन पर अगर बल दिया जाए तो क्या होगा, श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ कल्याणकारी राज्य सरकार द्वारा कुछ ना कुछ वेलफेयर स्टेट घोषणा किया जाने लगा है। यानी क्या होने लगा है, सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ वेलफेयर की बारे यानी कल्याणकारी योजनाओं की बात की जाने लगी है। अब इसके अंतर्गत नए नए श्रम कानून आते हैं, और उद्योगों में नियोजक और श्रमिकों के साथ साथ सरकार की भी भागीदारी हो जाती है। मतलब क्या है, अब इसमें त्रिपक्षीय संबंध में नियोजक और श्रमिकों के साथ साथ, नियोजक और श्रमिकों के साथ साथ अब किसकी भागीदारी हो गई है, अब भागीदारी हो गई है सरकार की। सरकार क्या कर रही है, श्रमिकों के कल्याणकारी यानी वेलफेयर के लिए, जो लेबर वेलफेयर के लिए विभिन्न प्रकार के लेबर लॉस ला रही है, कोड ला रही है। तो ये सभी क्या है, ये आपको त्रिपक्षीय संबंध में देखने को मिलेंगे। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार इसलिए कर रही है, अगर हम श्रमिकों की समस्याओं को दूर करेंगे तो जब श्रमिकों की समस्याएं दूर होंगी तो वो इंडस्ट्रीज में अच्छे से काम करेंगे, जब इंडस्ट्रीज में अच्छे से काम करेंगे तो इंडस्ट्री में क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, और जब उत्पादन ज्यादा होगा तो देश का भी तो विकास होगा ना, क्योंकि जितना उत्पादन होगा उतना टैक्स देना पड़ेगा, तो उससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यही क्या है, ये त्रिपक्षीय संबंध को देखते हुए भी यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर यह किया गया है कि किसी प्रकार से हम जो सरकार है, यानी हम का मतलब सरकार है, वो क्या कर ले, वो बहुत से कानून बना दे। किस प्रकार के कानून, वेलफेयर के लिए, किसके लिए वेलफेयर, लेबर वेलफेयर के लिए कानून बना दे। तो ऐसी चीजों के लिए हम इसका जो स्तर बढ़ा है वो त्रिपक्षीय संबंध के बीच में रखा गया है। मतलब पहला क्या स्तर था, पहला स्तर था ऑनर और वर्कर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। दूसरा क्या हो गया, इनके बीच में ऑनर ऑनर ने एचआर रख दिया, सुपरवाइजर रख दिया, कॉन्ट्रैक्टर रख दिया। वर्कर ने क्या बना दिया, वर्कर ने ट्रेड यूनियन बना दिया। इसके बाद में ट्राईपाइट जो
ट्राइपैरेटाइट होता है, तो वो क्या है, ट्राइपैरेटाइट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में गवर्नमेंट शामिल हो गई है। किसके किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कौन शामिल हो गया है, गवर्नमेंट शामिल हो गई है। इसके बाद में चौथा स्तर आजकल और देखने को मिल रहा है, विभिन्न निकायों के साथ संबंध, या फिर आप कह सकते हैं मल्टी बॉडी रिलेशनशिप। मल्टी बॉडी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, रिलेशनशिप विद डिफरेंट बॉडीज भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मल्टी बॉडीज रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान परिस्थितियों से यह प्रतीत होता है कि औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने के अनेक कारक हो सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि औद्योगिक संबंध जो प्रभावित हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बहुत से कारक हो सकते हैं। अब उद्योगों के विकास और औद्योगिक संबंध की सीमा के विस्तार करने के लिए क्या है, मजदूर संघ, न्यायालय, स्वैच्छिक निकाय जैसे औद्योगिक संबंध को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया है, अगर आपको शॉर्ट टर्म में समझाऊं, विभिन्न निकायों के साथ संबंध हो गया है। जैसे आईएलओ हो गया, यानी आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और या फिर इंटरनेशनल जो लेबर बॉडीज हैं, जो भी लेबर बॉडीज हैं वो हो गई। इसके बाद में ट्रेड यूनियन हो गया, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के बाद में एनजीओ हो गए, एनजीओ। तो ये सभी क्या है, ये मल्टी बॉडीज हैं, विभिन्न प्रकार के निकाय हैं, जिनके साथ में औद्योगिक संबंध क्या है, उसका औद्योगिक संबंध स्थापित होता है। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार से क्या कहा जा सकता है कि उद्योग में ना केवल नियोजक एवं श्रमिक अपने 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 उद्देश्य के लिए, उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक दूसरे के प्रति सहयोग या मतभेद की भावना रखते हैं, बल्कि यह बाहरी कारणों से भी प्रभावित होते हैं। मतलब क्या है, केवल नियोजक और श्रमिक ही अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक दूसरे के प्रति सहयोग या मतभेद नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये बाहरी कारण, जो भी बाहरी कारण है उनसे भी प्रभावित हो जाते हैं। अब जैसे सपोर्ट करते हैं ट्रेड, यहाँ पर आईएलओ की बात करते हैं, आईएलओ या गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। आईएलओ ने कुछ ऐसे रूल बना दिए जो नियोजक को समझ में नहीं आ रहे, या फिर आईएलओ ने कुछ ऐसे रूल बना दिए जो कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहे हैं। समझने का मतलब ये हो गया है कि उनके ये चीज उनको समझ में नहीं आ रहा, बात पल्ले नहीं पड़ रही है, किस प्रकार से हम सारी चीजें डिस्कस करें, वो लोग ये आपको बताने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या है, मतलब सीधा सीधा ये है कि आईएलओ के द्वारा कुछ ऐसा रूल बना दिया गया कि अब जॉब 8 घंटे की नहीं होगी, अब कितने घंटे की होगी, 10 घंटे की होगी। तो 10 घंटे के लिए सैलरी भी तो मिलनी चाहिए। यहाँ पर क्या नियोजक का फायदा है, नियोजक का फायदा है क्योंकि वो तो 10 घंटे काम कराएगा, और सैलरी जो है वो पुराने जैसी 8 घंटे की देगा। इसके बाद में अगर आप मान लो आईएलओ ने कुछ ऐसे रूल बना दिए कि अब जॉब जो है वो 6 घंटे की होगी और सैलरी भी सेम रहेगी, तो इसमें किसका फायदा है, इसमें श्रमिक का फायदा है। अब यहाँ पर दोनों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मतभेद हो सकता है या सहयोग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में डायरेक्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का तो कोई हाथ था नहीं, इसमें किसका हाथ था, इसमें विभिन्न प्रकार का जो निकाय है, जो जो भी रूल बना रहे हैं उनका हाथ था, उन्होंने रूल बना दिए, अब मानने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर कुछ भी मतभेद या सहयोग होता है, सहयोग की भावना रखते हैं एक दूसरे के प्रति, तो यही नहीं बल्कि बाहरी कारणों से भी ये चीजें प्रभावित होती हैं। तो इसके 4 स्तर हुए हैं, औद्योगिक संबंध की जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है वो 4 प्रकार से हुआ है। पहले क्या था, प्रत्यक्ष संबंध, बाद में अप्रत्यक्ष संबंध, फिर इसके बाद में त्रिपक्षीय संबंध यानी सरकार आके मिल गई, इसके बाद में जो बहुत विभिन्न निकाय हैं वो भी आकर मिल गए, जो मल्टी बॉडीज हैं वो भी आकर इनके साथ मिल गई। कैसे, जैसे आईएलओ हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, एनजीओ हो गए, ऐसे बहुत से विभिन्न प्रकार के निकाय हैं जो आकर यहाँ पर मिल गए, या फिर स्वैच्छिक निकाय भी यानी वॉलेंटरी एजेंसी भी आकर यहाँ पर मिल गई, लेबर फेडरेशन यानी मजदूर संघ भी आकर मिल गए, इसके बाद में कोर्ट यानी न्यायालय भी आकर मिल गया। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के निकाय जो हैं वो यहाँ पर औद्योगिक संबंध में जो श्रमिक और कर्मचारी के बीच में, यानी कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में जो संबंध है उसमें आकर मिल गए हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक संबंध का विस्तार, या फिर औद्योगिक संबंध के कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो औद्योगिक संबंध का महत्वपूर्ण विषय है या विस्तार क्षेत्र है वो कौन सा है, ट्रेड यूनियन।
सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं, ट्रेड यूनियन। तो इसके अंतर्गत श्रम संघों की संरचना, उद्देश्य, कार्य और उनके संबंध, कर्तव्य और मान्यता इत्यादि आते हैं। इसमें क्या क्या आता है श्रम संघ में, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है ट्रेड यूनियन यहाँ पर पढ़ा दिया तो आगे नहीं पढ़ाएंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम शॉर्ट टर्म में ये चीजें समझ रहे हैं कि आपको किस प्रकार से बताना है, सारी चीजें क्लियर करानी है। हाँ, एक चीज यहाँ पर छूट रही है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, औद्योगिक लोकतंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेब्स ने किया था। एक बेब्स व्यक्ति हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? औद्योगिक इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का यूज सबसे पहले किया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो औद्योगिक लोकतंत्र है, इसमें इसके कौन कौन से दो रूप हैं? तो इसके दो रूप कौन कौन से हैं औद्योगिक लोकतंत्र के? एक तो रूप है प्रतिनिधि लोकतंत्र, एक कौन सा है? प्रतिनिधि लोकतंत्र, लोकतंत्र। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सहभागी लोकतंत्र, सहभागी सहभागी लोकतंत्र। तो इसके दो लोकतंत्र के दो रूप हैं, एक तो औद्योगिक लोकतंत्र, दूसरा औद्योगिक लोकतंत्र के दो रूप हैं, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र और दूसरा सहभागी लोकतंत्र, याद रखना। और सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी यानी औद्योगिक लोकतंत्र का प्रयोग किसने किया था? वो व्यक्ति हुए बेब्स नामक व्यक्ति ने सबसे पहले प्रयोग किया था। और जो प्रतिनिधि प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और सहभागी लोकतंत्र है, ये औद्योगिक लोकतंत्र के ही दोनों रूप हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। औद्योगिक संबंध का विस्तार क्षेत्र या महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन तो आपको पता ही होगा, जो श्रम संघ जिसे बोलते हैं ट्रेड यूनियन। इसमें क्या होता है? श्रम संघों की संरचना, उद्देश्य, कार्य और उनके संबंध, कर्तव्य और मान्यता इत्यादि आते हैं। उनके संबंध क्या आता है? कर्तव्य और मान्यता, यानी श्रम और श्रमिकों और यूनियन के बीच में संबंध स्थापित हो और मान्यता बनी रहे, तो ये सब चीजें आती हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद में नियोजकों के संगठन। नियोजकों के संगठन मतलब क्या है? इसके अंतर्गत नियोजकों के संगठन की संरचना, उद्देश्य, कार्य, पारस्परिक संबंध और प्रशासन आदि आते हैं। यानी इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? संरचना, उद्देश्य, कार्य, पारस्परिक संबंध और प्रशासन। नियोजकों के संगठन में संरचना आता है, उद्देश्य आता है, कार्य आता है, पारस्परिक संबंध आता है और प्रशासन आता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए बात करते हैं ट्रेड यूनियंस की। ट्रेड यूनियन क्या होता है? वर्कर्स का संगठन जो उनके हितों की रक्षा करता है। ट्रेड यूनियन किसे कहते हैं? वर्कर्स यानी श्रमिकों का संगठन जो उनके हितों की रक्षा करता है, वो कौन करता है? ट्रेड यूनियन करता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एम्प्लॉयर एसोसिएशन यानी नियोजकों के संगठन। तो नियोजकों के संगठन क्या होते हैं? नियोजकों का संगठन वो संगठन होता है जिसमें एम्प्लॉयर्स का संगठन होता है, जैसे FICCI, CII। तो ये सब क्या है? ये सब एम्प्लॉयर्स का संगठन होता है। अब एम्प्लॉयर्स का संगठन का क्या होता है? ये उद्देश्य, कार्य, पारस्परिक संबंध और प्रशासन को देखते हैं। ये उद्देश्य मतलब किस प्रकार के उद्देश्य? जो उद्योग से संबंधित उद्देश्य होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, कि कितना वर्क कराना है, कैसे कैसे काम कराना है, कितने लोगों को रखना है, इन सभी चीजों को देखते हैं। इसके बाद में औद्योगिक विवाद, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या क्या आ जाता है? औद्योगिक विवाद के कारण प्रकार, सुलझाने के उपाय और इसका प्रभाव आदि देखने को मिलता है औद्योगिक विवाद में। औद्योगिक विवाद को जब हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे, अब देखिए जितना भी औद्योगिक संबंध का थ्योरी वाला पार्ट है, वो यही सब है। जो महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बता रहा हूँ, बस यहीं पर यही सब चीजें आपको आगे डिटेल से पढ़नी होगी। इसके बाद में आपका जो औद्योगिक संबंध है वो लगभग एंड हो जाएगा। कुछ और भी एक दो औद्योगिक संबंध से संबंधित कोड बचेंगे, वो हम आपको बता देंगे, वो आपको लास्ट में करा देंगे, जिससे आपके क्वेश्चन कोई भी छूटे ना। औद्योगिक विवाद के अंतर्गत क्या आता है? हड़ताल, तालाबंदी, विवाद आदि ये सभी चीजें आ जाती हैं औद्योगिक विवाद के अंतर्गत। और औद्योगिक विवाद में कारण क्या क्या हो सकते हैं, सुलझाने के उपाय क्या क्या हैं, औद्योगिक विवाद के कौन कौन से प्रकार हैं, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। औद्योगिक कार्यवाही,
औद्योगिक कार्यवाही यानी इंडस्ट्रियल एक्शन। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? इसके अंतर्गत हड़ताल, तालाबंदी, प्रदर्शन, धरना, घेराव, आमरण अनशन आदि सभी चीजें देखने को मिलती हैं। यानी औद्योगिक कार्रवाई के अंतर्गत क्या मिलता है? हड़ताल, तालाबंदी, प्रदर्शन, धरना, घेराव, आमरण अनशन आदि ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर नोट कर लेंगे औद्योगिक कार्यवाही। यहाँ पर औद्योगिक विवाद में हम क्या देखेंगे? सिर्फ औद्योगिक विवाद के कारण, प्रकार और सुलझाने के उपाय क्या क्या हैं। यहाँ पर औद्योगिक विवाद में हम सिर्फ दो तीन चीजें देखेंगे। एक तो कारण क्या है, किस प्रकार से, किस कारण की वजह से औद्योगिक विवाद हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और सुलझाने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसको कैसे सुलझाया जाए, वो सभी चीजें देखेंगे। वहीं पर अगर औद्योगिक कार्यवाही की बात करें तो यहाँ पर आपको हड़ताल देखने को मिलेगी। ये सभी क्या है? औद्योगिक कार्यवाही है। तालाबंदी यानी लॉकआउट देखने को मिलेगा। इसके बाद में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। प्रदर्शन के बाद में धरना देखने को मिलेगा। धरना के बाद में घेराव देखने को मिलेगा। और घेराव के बाद में जो सबसे लास्ट में आ जाता है, आमरण अनशन देखने को मिलेगा। मतलब मृत्यु तक अन्न अन्न का यूज ना करना, अन्न ना खाना, इसे बोलते हैं आमरण अनशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सामूहिक सौदेबाजी। इसके अंतर्गत सौदेबाजी के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव, अधिकार, विषय, क्रियान्वयन इत्यादि सभी चीजें आएंगी जो हम पढ़ेंगे। क्या क्या आएगा? चुनाव, अधिकार, विषय और क्रियान्वयन। कैसे चुनाव होता है, क्या क्या इनके अधिकार हैं, इनके पास कौन कौन से विषय हैं और ये किस प्रकार से मतलब क्या है प्रतिक्रिया क्रिया करते हैं, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी इस प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। ये तो आपका डीपीएसपी में भी दिया गया है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस आर्टिकल में ये बातें कही गई हैं। तो प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का मतलब क्या है? श्रमिकों की भागीदारी प्रबंधन में जो प्रबंधन होगा यानी कंपनी या इंडस्ट्री का जो भी मैनेजमेंट होगा उसमें क्या है, वर्कर्स को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। यानी मजदूरों को निर्णय, जो भी निर्णय लिया जा रहा है, जो भी प्रबंधन किया जा रहा है उसमें मजदूरों को भी शामिल किया जाए। मजदूरों की भी सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां एवं निकाय। द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां एवं निकाय के बारे में भी चर्चा की गई है। राज्यों का हस्तक्षेप, राज्य का हस्तक्षेप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। श्रम संघ, औद्योगिक विवाद, हड़ताल आदि विषयों पर सरकार की नीति या रोल जो भी होता है, पॉलिसी और रोल यानी भूमिका जो होती है और इसके प्रभाव क्या आते हैं, वो सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यानी जब श्रम संघ के लिए कोई बात हो, औद्योगिक विवाद हो रहा हो या हड़ताल हो रही हो, ऐसे कोई भी विषय हो, यहाँ पर सरकार की क्या क्या पॉलिसी रहेगी, क्या क्या उनका रोल रहेगा, वो सभी प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे राज्य के हस्तक्षेप में। द्विपक्षीय त्रिपक्षीय समितियां एवं निकाय, इसके अंतर्गत आपको विभिन्न स्तर पर द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां और उनके गठन और उनके कार्य और साथ ही में उनके विषय के संबंध में देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी समितियां हैं, कौन कौन सी द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय समितियां हैं। अब जैसे जो दो पार्टी समितियां होती हैं वो उसमें कौन कौन आते हैं? जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में समितियां होंगी। या तीन पार्टीज में कौन कौन आ जाएंगे? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट की समितियां जो होंगी वो सभी क्या आ जाएंगी? वो सभी इसमें देखने को मिलेंगी। द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियों के निकायों के बीच में देखने को मिलेगा। चलिए आगे हमारा अगला टॉपिक क्या है? औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू। तो औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं? एक तो है कोऑपरेशन एस्पेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? सहयोग का पहलू। दूसरा क्या है? कन्फ्लिक्ट एस्पेक्ट, यानी जिसे हम बोलते हैं संघर्ष का पहलू। अब देखिए सहयोग का पहलू। सहयोग का पहलू क्यों जरूरी है? क्योंकि उद्योग में शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध होना बहुत जरूरी है। और जब ये संबंध होंगे तो एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्रेम इत्यादि से ही क्या है, नियोजकों और श्रमिकों का विकास हो सकता है। नियोजकों और श्रमिकों का विकास कब हो सकता है? जब आपस में सहयोग का पहलू हो, जब आपस में शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध हो, तभी क्या होगा, उनके बीच में सहयोग होगा, उनके बीच में प्रेम होगा। और जब उनके बीच में सहयोग और प्रेम होगा तो उससे क्या होगा? लाभ नियोजकों को भी लाभ होगा, साथ ही साथ में श्रमिकों को भी लाभ होगा। यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को ही लाभ होगा। अब यहाँ पर आप लोग सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस में समझने का प्रयास करेंगे। सहयोग का पहलू क्या होता है? जिसमें दोनों पक्ष मिलकर काम करें। क्या है? दोनों पक्ष, यानी दोनों पक्ष कौन कौन से पक्ष हो गए? नियोक्ता और कर्मचारी का पक्ष।
दोनों पक्ष क्या है, मिलकर काम करें, मिलकर काम करें, तो ये क्या हो जाएगा, सहयोग का पहलू हो जाएगा। मिलकर काम करें, मिलकर ट्रस्ट बनाएं एक दूसरे पर, यानी विश्वास बनाएं, विश्वास बनाएं, तो ये क्या होगा, ये सहयोग का पहलू होगा। बस आप लोग इतना ही समझिए, इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा कि सहयोग का पहलू क्या होता है। इसके बाद में संघर्ष का पहलू, संघर्ष का पहलू क्या होता है, अलग या राय या विवाद होना, यानी कोई भी नॉर्मल चीज है उसमें आपस में अलगाव आ जाए, अलग हो जाए, या फिर उसमें क्या है, उसमें कोई ना कोई विवाद हो जाए, ऐसी स्थिति में नियोजकों और श्रमिकों के बीच में जो कि मतभेद हो जाए या प्रतिस्पर्धा हो जाए, वो सभी स्थिति इसमें देखने को मिलेंगी। और इससे क्या होगा, औद्योगिक वातावरण अशांत होता है। इससे क्या होता है, औद्योगिक वातावरण जो है वो अशांत होता है। और जब ऐसा कोई संघर्ष होता है तो इसमें उद्योग में श्रमिकों की मजदूरी की मात्रा, मजदूरी की कटौती, भुगतान महंगाई भत्ता, अन्य बोनस, सुरक्षा, स्वास्थ्य, साप्ताहिक अवकाश इत्यादि, ये सभी चीजों के कारण ही क्या होता है, विवाद होते हैं। अक्सर कर विवाद किस लिए होते हैं, मजदूरी की मात्रा कम मिले, या फिर क्या, मजदूरों की कटौती की जाए, मजदूरों की कटौती की जाए, मजदूरी की जो उनकी वेतन की कटौती की जाए, उनको भुगतान टाइम से ना दिया जाए, उनको महंगाई भत्ता ना दिया जाए, उनके अन्य बोनस काटे जाएं, और उनके सुरक्षा को लेकर कोई एस्पेक्ट ना दिखाया जाए, या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चीजें ना, सावधानी ना बरती जाए, या उनको साप्ताहिक रूप से अवकाश ना दिया जाए। आप कारपोरेट जो भी जॉब करते हो उन्हें पता होगा, साप्ताहिक रूप से किसी ना किसी एक दिन, एक सप्ताह में एक अवकाश, या जिसे वीक ऑफ वगैरह बोलते हैं, वो मिलता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों में क्या स्टार्ट हो जाता है, दोनों पक्षों में मतभेद स्टार्ट हो जाता है, दोनों पक्षों में मतभेद प्रारंभ हो जाता है। अब जो दोनों पक्षों में मतभेद होता है तो इससे क्या होता है, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल वातावरण है, यानी औद्योगिक वातावरण है, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब होता है। औद्योगिक वातावरण जो है वो कैसा हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। औद्योगिक वातावरण, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, औद्योगिक। औद्योगिक का मतलब, इंडस्ट्रियल का मतलब तो सभी को पता ही होगा, और इन्वायरमेंट का मतलब भी पता होगा, वातावरण, औद्योगिक वातावरण। तो औद्योगिक वातावरण कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जब संघर्ष का पहलू होगा तो औद्योगिक वातावरण अपने आप अशांत हो जाएगा। इस चीज का समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे इसके उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊं, तो किसानों द्वारा कृषि बिल का विरोध प्रदर्शन किया जाना, ये सभी क्या है, ये इसके उदाहरण है। अब जैसे कॉपरेशन यानी सहयोग के पहलू में अगर हम एग्जाम्पल समझें, तो कंपनी नई टेक्नोलॉजी लाती है, वर्कर्स ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी होते हैं। कंपनी ने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी लाई, वर्कर क्या है, इसकी ट्रेनिंग लेंगे, और जब ट्रेनिंग लेंगे तो वही टेक्नोलॉजी यूज करके वो काम करेंगे और दूसरे लोग नहीं लाने पड़ेंगे। ये क्या है, एक सहयोग का पहलू हो गया। अब कंफ्लिक्ट का पहलू क्या होता है, यानी संघर्ष का पहलू क्या होता है, कि वर्कर्स को लगता है कि नई मशीन से जॉब कम हो जाएंगी, तो वो क्या है, वो संघर्ष करने लगते हैं, वो विरोध करने लगते हैं इन सब चीजों का। बल्कि मशीनीकरण होना अच्छी बात है, लेकिन मशीनीकरण होने के साथ साथ में जो श्रमिक हैं उनको ये चीजें सीखनी भी चाहिए कि आखिर वो जो मशीन है वो ऑपरेट कैसे करेगी। तो हर एक जगह पर संघर्ष नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, संघर्ष कब कर सकते हैं, यानी कन्फ्लिक्ट कब हो सकता है, डिस्प्यूट कब हो सकता है, जब आपको वेतन कम दिया जाए, आपकी मजदूरी में कटौती की जाए, आपको भुगतान यानी पेमेंट टाइम से ना मिले, आपको महंगाई भत्ता ना मिले, आपको अन्य बोनस ना मिले, आपको सुरक्षा ना दी जाए किसी चीज को लेकर, स्वास्थ्य को, और आपको स्वास्थ्य की सुविधा ना मिले, या फिर आपको कोई भी साप्ताहिक अवकाश ना मिले, प्रॉपर आपसे काम कराया जाए, तो इस स्थिति में संघर्ष हो सकता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो संघर्ष यानी डिस्प्यूट होता भी है, हड़ताल देखने को मिलती है, तालाबंदी देखने को मिलता है, धरना देखने को मिलता है, बंदी देखने को मिलती है, घेराव देखने को मिलता है, तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद में हम समझेंगे औद्योगिक संबंध के उद्देश्यों को। औद्योगिक संबंध का मुख्य उद्देश्य किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में विद्यमान नियोजक और श्रमिकों के बीच सहयोग का मत या मतभेद की स्थिति को जानना होता है। क्या होता है, नियोजक और श्रमिकों के बीच में सहयोग हो या मतभेद हो, यानी
कॉपरेशन हो या कन्फ्लिक्ट हो, इसकी स्थिति को जानना तथा सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करना ही औद्योगिक संबंध का उद्देश्य होता है। मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि नियोजक और कर्मचारी के बीच में कोई संबंध स्थापित किए जाएं। जो संबंध स्थापित हो रहे हैं उनसे क्या है, उनमें आपस में जो सहयोग हो या मतभेद हो, उनकी स्थिति को जाने और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाए, यही औद्योगिक संबंध का मुख्य उद्देश्य है। वैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम द्वारा सुझाए गए कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो कि इस प्रकार से उनको देखेंगे। सबसे पहले सहयोग व सौहार्द। ये देखिए क्या है, नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सहयोग या मतभेद की स्थिति को समझना और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। औद्योगिक वातावरण की जानकारी, कार्यस्थल के माहौल को जानना ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। विवाद समाधान, ये सब औद्योगिक संबंध के उद्देश्य हैं। विवाद समाधान, आपसी विश्वास, औद्योगिक लोकतंत्र, अशांति की रोकथाम, राष्ट्रीय आर्थिक विकास, बेहतर कार्य स्थितियां, श्रमिक सहभागिता। तो ये सभी क्या है, औद्योगिक संबंध के उद्देश्य हैं। विवाद समाधान में मतभेद या विवाद का निपटारा कर हड़ताल, तालाबंदी जैसी स्थितियों से बचना। प्रबंध व श्रमिकों के हितों की रक्षा कर तालमेल बनाना, आपसी विश्वास हो गया। औद्योगिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय लेना और विकास को बढ़ावा देना। अशांति की रोकथाम, हड़ताल, धरना जैसी स्थितियों से बचना। राष्ट्रीय आर्थिक विकास, विवादों को कम कर उत्पादकता बढ़ाना या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। इसके बाद में बेहतर कार्य स्थितियां, इसका मतलब क्या है, श्रमिकों को शोषण से बचाकर सुविधाएं बढ़ाना। श्रमिक सहभागिता, संस्थान की गतिविधियों में श्रमिकों की भागीदारी, ये सभी श्रमिक सहभागिता के अंतर्गत आती हैं। औद्योगिक संबंध के अब महत्व को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर औद्योगिक संबंध के महत्व क्या क्या है। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग जरूर इनको पढ़िएगा। बाकी इनके डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे और इंडस्ट्रियल रिलेशन के डिटेल नोट्स मैंने आपको दे भी दिए हैं। उस डिटेल नोट्स की मैं आपको एक मैराथन क्लास दे दूंगा जो कि आपको यूट्यूब पर मिलेगी। यूट्यूब से जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, उस मैराथन क्लास से आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आगे देखिए औद्योगिक संबंध का महत्व। तो औद्योगिक संबंध के वैसे तो बहुत से महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, उत्पादकता को बढ़ाना। औद्योगिक संबंध का जो महत्व है वो क्या है, उत्पादकता को बढ़ाना यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये औद्योगिक संबंध का महत्वपूर्ण उद्देश्य या फिर महत्व हो सकता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। जो औद्योगिक संबंध का महत्व होता है वो किस लिए है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। नियोक्ता और श्रमिक के बीच शांति रखकर उत्पादकता बढ़ाना। श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति की रक्षा करना। औद्योगिक लोकतंत्र, न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देना। शोषण को कम करना, मनोबल बढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना, कानून बनाकर अनुचित गतिविधियों की रोकथाम। ये सभी क्या है, औद्योगिक संबंध के महत्व हैं। औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक में जो सबसे पहला कारक आता है वो है संस्थागत कारक। इसमें राज्य की नीति, श्रम कानून, सामाजिक आर्थिक समझौते, श्रम संघ, नियोक्ता संगठन इत्यादि आते हैं। ये कानून और नीतियां तय करती हैं कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में कैसे काम करेंगे और विवाद कैसे सुलझेंगे। संस्थागत कारक क्या है? संस्थागत कारक ही वो होते हैं जैसे इसमें राज्य की नीतियां आ जाती हैं, इसमें श्रम कानून आ जाते हैं, इसमें सामाजिक आर्थिक समझौते आ जाते हैं, जो भी ट्रेड यूनियंस हैं वो आ जाते हैं, जो भी नियोक्ता संगठन है, यानी हम कह सकते हैं नियोक्ता मतलब क्या होगा, एम्प्लॉयर मैनेजमेंट कह सकते हैं, एम्प्लॉयर ट्रेड वो कह सकते हैं, एम्प्लॉयर यूनियन। जो एम्प्लॉयर यूनियन है वो क्या है, ये सभी क्या है, कानून और नीतियां तय करते हैं। या चाहे जो भी हो, चाहे राज्य की नीति या पॉलिसी हो, कोड हो, सामाजिक आर्थिक समझौते हो, ये सभी क्या है, कानून और नीतियां तय करते हैं कि नियोक्ता और श्रमिक के बीच में कैसे आपस में विवाद को कम किया जा सके, उनके बीच में कैसे सहभागिता को बढ़ाया जा सके। तो ये सभी चीजें संस्थागत कारक देखते हैं।
आर्थिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है? आर्थिक व्यवस्था का प्रकार जैसे समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, श्रम की मांग और आपूर्ति, बेरोजगारी का स्तर, आर्थिक चक्र, ये सभी किसमें आर्थिक कारक में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए मंदी के समय नौकरियों में कटौती से संबंध में तनाव बढ़ सकता है, तो ये इसका उदाहरण हो सकता है जिसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक कारक क्या होता है? आर्थिक कारक जो है वो आर्थिक व्यवस्था का प्रकार जैसे समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद। आर्थिक व्यवस्था कितने प्रकार की? समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद होती है। सिंपल सी बात है। श्रम की मांग और आपूर्ति, बेरोजगारी का स्तर, आर्थिक चक्र, ये सभी आपको आर्थिक कारक में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में सामाजिक कारक के अंतर्गत समाज की संरचना, जाति, वर्ग, मूल्य और मानदंड, ये सभी सामाजिक कारक के अंतर्गत आते हैं। समाज का माहौल कार्यस्थल के व्यवहार पर असर डालता है, इसीलिए सामाजिक कारण भी क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है औद्योगिक संबंध के लिए। क्योंकि देखिए वैसे तो संविधान में डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, यानी भेदभाव ना करने की बात की गई है, तो फिर भी क्या है आजकल देखने को मिलता है कि जाति, वर्ग, मूल और मानदंड को लेकर काफी ज्यादा भेदभाव देखने को मिल जाता है। तो समाज का माहौल और कार्यस्थल इसके व्यवहार पर जरूर असर डालता है। अगर मान लीजिए एक कंपनी में विभिन्न प्रकार के जाति के लोग काम कर रहे हैं, अगर विभिन्न जाति के लोग काम कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ जो लोअर कास्ट हो सकते हैं, कुछ लोग अपर कास्ट के हो सकते हैं। जो अपर कास्ट वाले होंगे वो क्या समझेंगे कि लोअर कास्ट वालों के साथ में काम करना पड़ रहा है। मतलब ऐसी बहुत सी बातें समझने का प्रयास करें, समझेंगे वो लोग और समझते भी हैं। ऐसा होता भी है, बहुत जगह पर देखने को मिला भी है, कई जगह पर। अब तक तो आपने देखा होगा कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पिछड़े राज्य जो हैं और वहाँ पे जो गांव हैं, उन गांवों में ये अक्सर कर देखने को मिलता है। तकनीकी कारक, तकनीकी कारक में क्या क्या आ सकता है? उत्पादन में इस्तेमाल, तकनीकी, मशीनरी, अनुसंधान एवं विकास, ये सभी आपको किसमें तकनीकी कारक में देखने को मिलेंगे। नई तकनीकी आने से श्रमिकों की भूमिका बदल सकती है जिससे संबंध प्रभावित होते हैं। अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो इससे क्या है? श्रमिकों की भूमिका बदल सकती है। अब जैसे सपोज करते हैं हम, अब तो पहले क्या होता था, आटा मारने के लिए, आटा गूंथने के लिए, जैसे मान लो एक फैक्ट्री है जहां पर क्या है, जो पाव वगैरह, पाव रोटी है वो बनती है। अब पहले क्या होता था, आटा मारने के लिए कुछ ना कुछ श्रमिकों की व्यवस्था करनी होती थी, श्रमिकों की जरूरत पड़ती थी। अब तो मशीन आ गई है। पहले अगर मान लीजिए 100 श्रमिक चाहिए होते थे, अब दो दो या तीन में ही काम चल रहा है। मतलब क्या है, मशीन पूरा काम कर रही है, बस उसमें क्या है, रॉ मटेरियल डालना है और उसके बाद में बना बनाया मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो अब मशीनें ही सारा काम कर रही हैं, तो मशीनरी आने की वजह से जो कर्मचारी हैं उनकी भूमिका बदल जाती है। अब क्या है, भूमिका कभी कभी ऐसे बदलती है कि हो सकता है कि वो लोग निकाल दिए जाए काम से, या हो सकता है कुछ लोगों ने जिन्होंने टेक्नोलॉजी सीख ली उनका प्रमोशन हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएंगे, वो मशीन चलाने लगेंगे। इसके बाद में अगला देखते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। इसका मतलब क्या है? मालिक और प्रबंधन का रवैया कैसा हो, कर्मचारी के प्रति दृष्टिकोण कैसा हो, कार्यस्थल का माहौल कैसा हो, कर्मचारियों की प्रेरणा और संतुष्टि क्या है, ये सभी आपको मनोवैज्ञानिक कारक में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में राजनीतिक कारक के अंतर्गत राजनीतिक दल, सरकार की स्थिरता, राजनीतिक विचारधारा, ये सभी आपको राजनीतिक कारक के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। जैसे सरकार का श्रमिक समर्थक होना या उद्योग समर्थक होना, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये सरकार पर यानी गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार से है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं औद्योगिक संबंधों का परिप्रेक्ष्य। औद्योगिक संबंधों का परिप्रेक्ष्य क्या है? तो औद्योगिक संबंध के अंतर्गत जितने भी परिप्रेक्ष्य हैं हम उनको एक बार देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये तो दो छूट ही गए हैं। प्रबंधन व सेवा कारक, प्रबंधन की शैली, नेतृत्व का तरीका, संगठन का वातावरण, संचार का स्तर, तो ये सभी अच्छा प्रबंधन संबंधों को बेहतर बनाता है, जबकि कठोर प्रबंधन तनाव पैदा करता है। अच्छा प्रबंधन क्या करता है? संबंधों को बेहतर बनाता है। जो औद्योगिक संबंध किसके किसके बीच में बात हो रही है, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच के संबंधों को बेहतर बनाएगा। और अगर कठोर प्रबंधन होगा यानी टफ मैनेजमेंट होगा तो वो क्या करेगा? प्रबंधन में तनाव पैदा करेगा। अगर कठोर प्रबंधन होगा तो वो क्या करेगा? तनाव यानी स्ट्रेस पैदा करेगा। और जब ऐसा स्थिति आती है, स्ट्रेस या तनाव होता है, तो हड़ताल, तालाबंदी इत्यादि चीजें देखने को मिलती हैं। धरना हो गया, घेराव हो गया, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं।
वैश्विक कारक के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रम समझौते, वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति इत्यादि, ये सभी चीजें किसमें आ जाती हैं, वैश्विक कारक में आ जाती हैं। वैसे तो जब आप याद करने बैठेंगे तो इसका बहुत बहुत डाटा है जो याद करना होगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में यहाँ वहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। जहां पर मैंने आपको यहाँ पर जितना भी बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ही आप समझिएगा, क्योंकि इसके बाद में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। बस आप लोग इतना एक समझ लीजिए, समझ बना लीजिए कि कौन से कारक में क्या क्या चीजें आती हैं, बस उससे ही आपको उसी को डिटेल में थोड़ा सा बता दिया गया है, इसके बाद में और कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं औद्योगिक संबंधों का परिप्रेक्ष्य। आखिर औद्योगिक संबंधों का परिप्रेक्ष्य क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं एकतावादी परिप्रेक्ष्य। एकतावादी परिप्रेक्ष्य, अच्छा, परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। औद्योगिक संबंध में हम परिप्रेक्ष्य देखते क्यों हैं? देखिए, औद्योगिक संबंध कार्यस्थल के भीतर और बाहर दोनों तरह से संचालित होने वाली परिघटनाओं का एक समूह होता है, जिसका संबंध किससे होता है? रोजगार से होता है। जिसका संबंध किससे होता है? रोजगार से होता है। और रोजगार संबंधी निर्धारण और नियमन से होता है। किससे होता है? रोजगार से होता है, और रोजगार संबंधी निर्धारण और नियमन से होता है, यानी रेगुलेशन से होता है। और रेगुलेशन और निर्धारण कैसे किया जाए, उससे होता है। और औद्योगिक संबंध पर कितने दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं? 3 दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो एकतावादी परिप्रेक्ष्य, जिसे हम एकात्मक परिप्रेक्ष्य बोलते हैं। दूसरा बहुलवादी परिप्रेक्ष्य, जिसे हम बहुलवादी परिप्रेक्ष्य या प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव बोलते हैं। और एकात्मक को क्या बोलेंगे? यूनिटरी बोलेंगे। तीसरा कौन सा है? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तो तीसरा आपको देखने को मिलेगा मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। अब हम तीनों परिप्रेक्ष्यों के बारे में डिटेल से समझते हैं। पहले तो आपको बस इतना समझना होगा कि क्या क्या चीजें तीनों में आती हैं, उसके बाद में आपको बस डिफिनीशन याद कर लेनी है और इससे काम हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिटरी पर्सपेक्टिव से, यानी एकात्मक परिप्रेक्ष्य की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? एकात्मक परिप्रेक्ष्य की। तो एकात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत क्या आता है? एकात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है, जैसे इसकी एक बेसिक एग्जांपल, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी बुक की एग्जांपल डेफिनेशन समझिए। एकात्मक परिप्रेक्ष्य के संगठन को एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के रूप में माना जाता है। बहुत ही कठिन है ना, ऐसे आप नहीं समझ सकते हैं। अगर बुक की भाषा समझेंगे, एकात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है? संगठन को एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के रूप में माना जाता है। एकात्मक दृष्टिकोण का एक मुख्य धारणा यह है कि प्रबंधन, कर्मचारी और संगठनों के सभी सदस्य समान उद्देश्य व समान हितों का साझा करें। यानी सीधा सीधा मतलब क्या है कि चाहे प्रबंधन हो या कर्मचारी हो या फिर संगठन हो, इनके जितने भी सदस्य हैं वो समान उद्देश्य व समान हितों को साझा करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? एकात्मक परिप्रेक्ष्य बोलते हैं। अगर हम दूसरी भाषा में इसको समझें तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली है। एक क्या है? फैमिली है, यानी एक परिवार है। और जब एक फैमिली या परिवार होता है तो उसमें जो कन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत ही रेयर होता है। यानी उसमें कन्फ्लिक्ट जो है वो कैसा होगा? रेयर होगा, यानी ना के बराबर होगा। परिवार में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, तो कन्फ्लिक्ट जो होगा वो किससे होगा? ना के बराबर होगा। अब जब कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो एक परिवार में क्या है? सभी का एक उद्देश्य होता है। एक परिवार में सभी का एक उद्देश्य होता है। वो कैसा उद्देश्य हो सकता है? कि सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़े, एक ही उद्देश्य होगा, एक ही गोल होगा। तो ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली है, इसमें कन्फ्लिक्ट होगा नहीं, और सबका गोल जो है वो एक समान होगा, एक ही उद्देश्य होगा। गोल जो है वो क्या होगा? एक समान होगा। लक्ष्य एक जैसा, एक समान, ये चीज आप लिख सकते हैं। लक्ष्य जो होगा वो कैसा होगा? एक समान होगा। यानी प्रबंधन, कर्मचारी और संगठनों के सभी सदस्य कैसे काम करेंगे? समान उद्देश्य व समान हितों के लिए काम करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टार्टअप में सब फाउंडर के विजन के लिए काम करते हैं। सब किसके लिए काम करते हैं? फाउंडर के विजन के लिए। एक स्टार्टअप जो भी है, आप मान लीजिए कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें क्या है? आप जितने लोग भी मिलकर काम करेंगे तो वो सभी क्या सोचेंगे कि हम फाउंडर हैं इन सब चीजों के। जो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो हम फाउंडर हैं, तो सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं।
तो ये हो गया क्या, एकात्मक परिप्रेक्ष्य। एकात्मक परिप्रेक्ष्य समझ में आ गया होगा आपको। बाकी आप लोग डेफिनेशन जब बुक पढ़ेंगे या फिर कुछ भी देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखिए क्या है। अगला कौन सा आता है, अगला जो आता है बहुलवादी परिप्रेक्ष्य। कौन सा आता है, बहुलवादी परिप्रेक्ष्य, इसको देखते हैं। बहुलवादी परिप्रेक्ष्य में क्या आता है, इसमें बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं जो कन्फ्लिक्ट को जहां पर कन्फ्लिक्ट तो ना के बराबर होता है। बहुत से ग्रुप होते हैं जहां पर जो कन्फ्लिक्ट होता है वो ना के बराबर होता है, और यह दृष्टिकोण सामान्य रूप से नियोजकों और श्रमिकों के बीच का संघर्ष को दर्शाता है, जिसे सामूहिक सौदेबाजी द्वारा निपटाया जाता है। बहुलवाद के बहुलवाद के संगठन को शक्तिशाली और भिन्न समूहों, उपसमूहों, प्रबंधन, ट्रेड यूनियन से बना माना जाता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। बहुलवादी परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं, इसमें कई इंटरेस्टेड ग्रुप होते हैं, कन्फ्लिक्ट नॉर्मल है, निगोसिएशन से सॉल्व होता है। सारी चीजें क्या हो जाती हैं, निगोसिएशन से सॉल्व हो जाती हैं। इसमें आप लोग क्या देखेंगे बहुलवादी परिप्रेक्ष्य में, इसमें ग्रुप होंगे, इंटरेस्टेड ग्रुप ग्रुप्स। इसके बाद में कन्फ्लिक्ट तो होगा ही नहीं, कन्फ्लिक्ट नॉर्मल है, कन्फ्लिक्ट कैसा है, नॉर्मल है। और जब कन्फ्लिक्ट नॉर्मल होता है तो ये कैसे, निगोसिएशन से, यानी हम क्या कह सकते हैं, निगोसिएशन ही बोलिए, निगोसिएशन मतलब सामूहिक सौदेबाजी, आपस में बातचीत करके निगोसिएशन से सॉल्व होता है, सॉल्व होता है। जब कोई बात बहुत ही कन्फ्लिक्ट जब है नॉर्मल होगा, आपस में जो विवाद है वो बहुत ही नॉर्मल होगा, मतलब आपस में जरा सी कहा सुनी हो जाएगी, तो वो कन्फ्लिक्ट कैसा है, वो नॉर्मल है। और जब नॉर्मल कन्फ्लिक्ट होता है तो वो आपस में बातचीत से या सहयोग, सामूहिक सौदेबाजी से, कलेक्टिव बार्गेनिंग से वो क्या हो जाता है, वो विवाद को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो परिप्रेक्ष्य आता है वो क्या है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। एक बार हम डिफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी वो देख लेते हैं। इसमें संगठन को कई शक्तिशाली समूह जैसे ट्रेड यूनियन, प्रबंधन, उपसमूह, इनका मिश्रण माना जाता है। श्रमिकों और प्रबंधन के बीच में मतभेद को सामान्य माना जाता है, बहुत ही नॉर्मल होता है, और उनमें बातचीत से, आपस में बातचीत से उन्हें हल किया जा सकता है। वही बात है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई है। अगला कौन सा है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। इसे वैकल्पिक दृष्टिकोण या शोषण शोषण विरोधी दृष्टिकोण भी कहा जाता है, और यह मानता है कि पूंजीवादी समाज में नियोक्ता श्रमिकों का शोषण करते हैं। जब पूंजीवादी समाज होता है तो उसमें क्या है, नियोक्ता जो है वो श्रमिकों का शोषण करते हैं, और ट्रेड यूनियन का गठन इस शोषण के खिलाफ संघर्ष के लिए होता है। देखिए कौन से परिप्रेक्ष्य में, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में ट्रेड यूनियन के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेड यूनियन के बारे में किसमें बताया गया, कौन से परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। तो ट्रेड यूनियन का जो गठन होता है वो इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत होता है। ये चीज याद रखेंगे, लिख लीजिएगा ये पॉइंट। ट्रेड यूनियन यानी जो श्रमिक संघ है, ट्रेड यूनियन का गठन, ट्रेड यूनियन का गठन इसी परिप्रेक्ष्य से होता है, इसी से होता है। यानी कौन सा परिप्रेक्ष्य है, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ट्रेड यूनियन का जो गठन है वो किससे होता है, वो होता है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से होता है। किससे होता है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से होता है, याद रखिएगा। अब इसमें कैसा है, ये वैकल्पिक दृष्टिकोण होता है जिसमें शोषण विरोधी दृष्टिकोण भी कहा जाता है जिसे। और यह पूंजीवादी समाज में नियोक्ता, और यह क्या मानता है कि पूंजीवादी अगर समाज है तो पूंजीवादी समाज में श्रमिकों का शोषण करते हैं, और ट्रेड यूनियन का गठन इस शोषण के खिलाफ संघर्षों के लिए किया जाता है। जो श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध कार्य करता है उसे वो कौन करता है, ट्रेड यूनियन ही श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध कार्य करता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए 19वीं सदी के टेक्सटाइल मिल्स में पुअर वेजेस के खिलाफ स्ट्राइक्स जब हुई थी, तब उसमें किसने किया था स्ट्राइक, वो ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक किया था।
चलिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है, यहाँ पर कोई भी क्लास समझ में नहीं आई है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप बिल्कुल फ्री होकर, आप मतलब बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी डाउट सेशन में आपको बता दिया जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, तो आप लोग इसमें आप लोग क्लियर कर सकते हैं। एक बार जरूर इस पर मैसेज करिएगा और क्लास कैसी लगी ये बात भी बताइएगा, या फिर कोई भी डाउट है तो उसको जरूर पूछिएगा, क्योंकि डाउट के लिए हम बैठे हैं। हो सकता है आपको ये क्लास कम समझ में आई हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग थी, काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी। जब हम इन क्लास को कंबाइंड करेंगे, एक साथ पढ़ाएंगे करीबन, जब देखिए अभी मैं क्या करूँगा, आपको छोटी छोटी क्लास दूंगा, करीबन एक एक घंटे या 47-45 मिनट की क्लास दूंगा। बाद में यही क्लासें आपको लॉन्ग वाली यानी मैराथन वीडियो में भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको क्या है, सारी चीजें एक साथ मिल जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि जो क्वेश्चन अभी तक यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ट्रेड यूनियन का गठन जो है वो किस परिप्रेक्ष्य से होता है, जो मैंने आपको बता दिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए अपने, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग जब हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाएंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, तो वो कृपया करके इस नंबर पर अपने हैंड रिटन नोट्स भी भेजते रहिए। अगर उनमें कुछ भी ऐड करना होगा या उनमें कुछ भी सुधार करना होगा, तो वो आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स इस पर भेज सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए सभी को धन्यवाद।